जेएनयू वाले जब प्रोटेस्ट करते हैं, हम लेके रहेंगे। मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट टेररिस्ट। बीजेपी की विचारधारा वाले अक्सर ये कहते हैं देश के टैक्स से पढ़ रहे हो, 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। अगर आप नेशनलिस्ट सोच रखते हो तो आप 100% स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उतरो। जेएनयू इज वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बट कुछ ऐसे इकोसिस्टम के लोग हैं जो उस सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि यार छात्र हो पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो, पॉलिटिक्स राजनेताओं का काम है। कहां पर लाइन डिसाइड होती है कि छात्र पॉलिटिक्स करे और या पढ़ाई करता रहे? अगर आप अपने देश के लिए और अपनी नेशनलिज्म की सोच के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स करें तो बिल्कुल ठीक है। मेरा ये मानना है, अगर आप नेशनलिस्ट सोच रखते हो तो आप 100% स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उतरो। नेशनलिस्ट सोच क्या होती है? नेशनलिस्ट सोच की अपने देश को आगे रखना, अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देना। जब देश के लिए बात आए तो 1% भी पीछे नहीं हटना। बट देश के लिए तो संसद में काम होगा, उसके लिए कॉलेज में काम कैसे है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि आप कम उम्र में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें सीख सकते हो और अपने देश के लिए योगदान कर सकते हो। जैसे थोड़ा समझाओ हमें, कौन सा प्रोटेस्ट है जो देश के लिए प्रोटेस्ट है, या ये प्रोटेस्ट करेंगे तो ये ठीक है और ये वाला प्रोटेस्ट खराब है? कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि आपने जेएनयू में सुना होगा कि किस तरीके के नारे लगे थे, किस तरीके की घटनाएं हुई थी जेएनयू में। बट उनकी नज़र में वो भी सही होते हैं, उनको भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, या वो अपनी नज़र में वो भी सही होते हैं, उनको लगता है कि वो देश के लिए कर रहे हैं। देश ऐसे ही चलता है जब आप देश के अंदर से आवाज़ निकाल के सरकार को परेशान करते रहो। पर आप गलत आवाज़ निकालोगे तो उसका क्या कुछ फ़ायदा? नारों को अगर हटा दे, बट जेएनयू को जितना बदनाम किया गया, डू यू बिलीव कि उतना खराब जगह वो है? कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे इस तरीके का माहौल, इस तरीके का इकोसिस्टम बना लिया है कि वो जेएनयू को गलत दिखाना चाहते हैं, कि जेएनयू से गलत मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। पर जेएनयू इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बट कुछ ऐसे इकोसिस्टम के लोग हैं जो उस सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जेएनयू वाले बहुत थे जी। क्या ये भी रीज़न था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ नहीं था? ऐसा नहीं है, हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ लोग वहाँ ऐसे थे जिन्होंने पहले एंटी नेशनल स्टेटमेंट दी है, और कुछ तरीके की ऐसी चीज़ें भी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे पत्थरबाजी हो रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे गाली गलौच हो रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे पेपरों पे दीवारों पे गाली लिखी जा रही है। ये चीज़ तो गलत है ना। ठीक है, इस देश में वोट डालने की उम्र 18 साल है जी। सांसद बनने की उम्र 25 साल है जी। अब आप इस उम्र में 7 लाख लोगों के अध्यक्ष बन गए, लेकिन सांसद नहीं बन सकते। जी। ये नियम सही है गलत है? मेरे हिसाब से तो ये नियम ठीक है, क्योंकि संसद में जाना और बड़ा नेतृत्व संभालना, मतलब एक बड़ी बिग पिक्चर को संभालने के लिए आपको मैच्योर और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि 25 साल की जो उम्र है वो बिल्कुल ठीक है, और 18 से आपको वोटिंग का अधिकार है। तो मेरा तो ये भी मानना है कि देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें इलेक्शन होना चाहिए, जिससे आगे जब स्टूडेंट्स वोट करें तो यूनिवर्सिटी में अगर वो वोट करेगा तो अपनी विधानसभा और अपनी लोकसभा में पक्का वोट करेगा, वो उसको अवेयरनेस हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ में अगर इलेक्शन होंगे तो आपको वोटिंग राइट के बारे में, अपनी वोटिंग राइट के बारे में पता चलेगा। कैसे, थोड़ा समझाओ। मान लो कि जैसे आप 18 साल के, आपकी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होते और आपके क्षेत्र में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप वहाँ वोट करने नहीं जाओगे, इग्नोर करोगे, क्यों वोट देने जाना। पर आप खुद इतने समझदार हो कि एक वोट का महत्व कितना होता है। एक वोट से आदमी हार जीत हो जाती है। अभी तमिलनाडु के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि एक कैंडिडेट एक वोट से हार गया। तो उसी तरीके से जब आप अपने कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में पहला वोट दोगे, तो आपको अवेयरनेस हो जाएगी वोट का इम्पोर्टेंस क्या होती है, वोट देने से कितने फ़ायदे होते हैं। तो आप अपनी विधानसभा, लोकसभा में बेसिकली आप आगे जब जाओगे तो पक्का वोट दोगे। तो हमारे देश के लिए अच्छा है, जितने ज़्यादा वोटर्स हमारे को टर्न आउट हो गए उतना देश के लिए अच्छा है। आपको लगता है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, या जो ये पूरा टॉपिक चला जंतर मंतर पर, इसका असर दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में पड़ेगा?
नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्रों के लिए काम करता है। ये बात बीजेपी को भी लगती थी, घर तक पहुंच गए थे मोदी जी के संसद तक लड़के। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसलिए नहीं पड़ेगा कि स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है। जब उसका पहला दिन होता है तो विद्यार्थी परिषद उसका वेलकम करती है। पहले आपने सुना होगा कि लोग रैगिंग करते थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, पर विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स का वेलकम करती है, उनको तिलक लगाती है, उनके क्लासरूम तक उनको छोड़ के आती है पहला दिन। जैसे अदिति देवो भव होता है, तो हमारी ये विचारधारा है कि जब कोई भी स्टूडेंट आएगा तो विद्यार्थी परिषद के लोग आईडी कार्ड पहन, अदिति देवो भव, तो उनको टीका करा जाएगा, उनकी क्लासरूम तक छोड़ा जाएगा। एक बहुत पॉजिटिव स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल होता है। जब बट जो लड़का बाहर से आ रहा है, जैसे फ्रेशर लड़का होगा, वो तो टीवी देख रहा होगा, मोबाइल देख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे आंदोलन, आपको लगता है कि इस इंसिडेंट ने थोड़ा सा जो आप लोग के लिए क्लियर ट्रैफिक होता था उसमें थोड़ी मेहनत बढ़ाई है? मेरे को तो नहीं लगता जी कोई मेहनत बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। किस मुद्दे पर होता है ये छात्र संघ का चुनाव? कई मुद्दे होते हैं, मतलब इस बार का क्या मुद्दा हो सकता है? इस बार के विद्यार्थी परिषद के मैनिफेस्टो में कई मुद्दे थे, जैसे स्टूडेंट सेफ्टी को लेकर और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लेकर, पोटा कैबिन को बंद करने, कई ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर हम चुनाव लड़ते हैं। और आज की तारीख तक मान लो अगर हमारे 20 मुद्दे थे तो मैं उसमें से 18 मुद्दे कंप्लीट कर चुका हूँ, और अभी 2 मुद्दे हैं, अभी उन पे लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी आपकी? सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे आप भी अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़े होगे, तो वहाँ पे हर साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है, और वो जो स्पोर्ट्स मीट होता है वो एक फेस्टिवल की तरह होता है। काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एंगेज हो जाते हैं। तो अब की बार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में खेलो डीयू कराया, उसमें हमारे करीबन 12 स्पोर्ट्स थे, गर्ल्स बॉयज़ दोनों। उसमें करीबन 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, कि 1.5 लाख स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज के, और उसमें 30 से 35 हज़ार स्टूडेंटों ने पार्ट लिया, तो कितनी बड़ी बात है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि गर्ल्स का पार्टिसिपेशन लड़कों से भी ज़्यादा था, तो बड़ी खुशी हुई ये बात जानते हुए। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट अगर डूसू के लिए, डूसू के जितने भी एलुमनाइज है उनके लिए भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा डूसू का ऑफिस पोटा कैबिन में था, और आज के समय डूसू का ऑफिस 4 फ्लोर का हो चुका है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम यूनिवर्सिटी से पोटा कैबिन मुक्त होने के लिए लड़ाई लड़ते थे, और हमने 4 फ्लोर की एक बड़ी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी से ग्रांट कराई, और आज के दिन वो बिल्डिंग वर्किंग में है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था। पहला प्रोटेस्ट एनटीए के खिलाफ आप लोगों ने किया था जी। किस साल में? इसी साल शुरुआत को लेकर एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों किया था? कि मेनली जो पेपर का जो सारा स्ट्रक्चर है, जितनी भी पेपर की सिक्योरिटी वगैरह है, वो सब एनटीए देखता है। तो हमारा ये मानना था कि जब एनटीए का डायरेक्टर है उसको क्यों बनाया हुआ है, वो क्यों उस गद्दी पर बैठा है, इसलिए हमने उनके रेजिग्नेशन की मांग करी थी कि जिससे वहाँ पे कोई नया डायरेक्टर आए और इस चीज़ को ठीक करे। अब मैं जब एनटीए के बारे में डिटेल जानकारियां पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि केवल 24 आदमी हैं जो वहाँ पे परमानेंट काम करते हैं, बाकी सबको भाड़े पे लेते हैं, ठेके पे जिसे कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी आपको लगता है कि वो स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा? क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय एनटीए में केवल 24 हैं, जबकि वो नीट का एग्जाम कराते हैं, जेई करवाते हैं, यूसीटी करवाते हैं, यूजीसी एनईटी कराते हैं, और परमानेंट कर्मचारी सिर्फ 24 आदमी करोड़ों बच्चों का भविष्य तय करते हैं। डू यू बिलीव सिस्टम नहीं चेंज हुआ, केवल चेहरा चेंज होने से ये ठीक होगा? इसलिए तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, मैंने सिस्टम में चेंज आना चाहिए। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उस रिसर्च में ये था कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम कराते हो तो जो भी आपके क्वेश्चन सेट करता है, जो भी टीचर आपके क्वेश्चन सेट करता है, उसको आप एक घर में रखो, उसको बाहर जाने का मौका ही मत दो। जब वो घर में रहेगा, किसी से मिलेगा नहीं, ना वो किसी टेक्नोलॉजी से होगा, अपना पेपर बनाएगा, और जिस दिन पेपर हो, जिस दिन स्टूडेंट्स का पेपर हो जाए, उन टीचर्स को रिलीज़ कर दो।
तो जिससे हमारे देश में सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। बट कई बार तो रस्ते प्रिंटिंग प्रेस वाला करवा लेता है, कई बार गाड़ी वाला करवा लेता है, कई बार जहाँ पेपर नहीं रखा तो- गया वहां सील तोड़वा करवा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी ये बड़े पेपर होते हैं उन सबको कंप्यूटर पे कराना चाहिए। और जो मैंने आपको वो जो घर वाली बात बताई, रिसर्च वाली बात बताई, वहाँ पे भी आपकी एक प्रॉपर प्रिंटिंग मशीन का सेटअप होना चाहिए कि पेपर कहीं भारी ना जाए, वहीं के वहीं रहे। जिस दिन पेपर हो उसी दिन आराम से सेंटर पे पहुंच जाए फुल सिक्योरिटी में। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष हो, अगला जो नीट का पेपर होगा, CUT का, UGC NET का, आपको भरोसा है कि उसमें नकल नहीं होगी या उसमें पेपर लीक नहीं होगा? बिल्कुल भरोसा है मेरे को। 24 में भी यही बात धर्मेंद्र जी ने कही थी, 26 में भी लीक हो गया था, कुर्सी चली गई। नहीं, अब की बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम बनाया जाएगा